हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इस कोरोना के सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो हम कैसे यूज़ करते हैं और हमारा क्या बेनिफिट है इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करने का केमिस्ट्री में। चलिए फटाफट से आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक दैट सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स and it also identifies those individual component and not only identify, it also quantify it determines the amount of quantity present of that particular component in that कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। और ये सेपरेट करने के साथ साथ उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर लेता है, पहचान लेता है कि एग्जैक्टली वो कंपोनेंट है क्या। और साथ में वो हमें ये भी बता सकता है कि वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो सेपरेट हुए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी थी उस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में। तो ये जो खूबसूरती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की वो बहुत ही यूनिक है, जिसके वजह से क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट फील्ड ऑफ in our day to day life. For example, if I talk about the application of chromatography, we are using it in food laboratories, forensic science laboratories and many other places. So ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो बहुत ही हेल्प करता है हमें बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 1990s बाय रशियन बॉटनिस्ट माइकल एंड स्वेट। तो ये जो टेक्निक है वो इस टेक्निक पे सबसे पहले 1990 पे काम शुरू हुआ था और 1990 पे एक बॉटनिस्ट ने जिसका नाम था माइकल स्वेट, उसने काम करना शुरू किया था और उसने ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उस पर काम किया और उसने इस टेक्निक को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द सेपरेशन ऑफ कलर्ड प्लांट पिगमेंट्स एंड टर्म दिस टेक्निक एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो बॉटनिस्ट, रसिया के जो बॉटनिस्ट हैं माइकल स्वेट, उन्होंने क्या किया इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या, वो जो थे वो प्लांट्स के लीफ का पेस्ट बना के, स्लरी बना के, उसको उन्होंने पेपर के ऊपर थोड़ा सा सैंपल उन्होंने उसे ये किया, यूज़ किया। एंड देन उन्होंने देखा कि अगर हम उस सैंपल को किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसके अंदर जो भी कलर्ड कंपाउंड है वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। तो इस बात को हम आगे की स्लाइड में और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड्स। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में माइकल स्वेट ने एग्जैक्टली 1990s में काम करना जब शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लीव्स को ले लिया था और पेस्टल मॉर्टर में उन्होंने उसे ग्राइंड किया था, उन्होंने उसका स्लरी बना लिया था। बाद में उन्होंने एक पेपर का जो स्ट्रिप है उसके ऊपर उन्होंने एक लाइन बॉटम पे एक उन्होंने लाइन ड्रॉ किया था। एंड देन उस लाइन पे उन्होंने सैंपल को स्पॉट किया था, उन्होंने थोड़े से स्लरी को वहाँ पे स्पॉट किया था। और आप देख रहे हो सिलेंडर में उन्होंने एसीटोन एज अ सॉल्वेंट ले लिया था और बाद में उस पेपर को डाउनवर्ड पोजीशन में सिलेंडर में डाल दिया था। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो सॉल्वेंट जैसे ही कैपिलरी एक्शन से पेपर के ऊपर मूव करता है, सॉल्वेंट अपने साथ साथ उस लीव्स के जो पिगमेंट्स है, लीव्स का जो कलर था उसको अपने साथ लेके धीरे धीरे ऊपर बढ़ता। तो जैसे जैसे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स जो लीव्स में प्रेजेंट थे वो अलग अलग स्पॉट पे हमें अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेपर के स्ट्रिप पे। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लीव्स का स्लरी था उसमें कितने टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हमें क्लोरोफिल बी दिख रहा है,
क्लोरोफिल ए दिख रहा है सेपरेट हुआ है कलर बैंड्स के फॉर्म में, बाद में फिर कैरोटीनाइड सेपरेट हुआ है, जेंथोफिल सेपरेट हुआ है एंड देन कैरोटीनाइड। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमें स्पॉट के फॉर्म में पेपर स्ट्रिप पे सेपरेट हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो था वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही फर्स्ट टाइम जब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ हुआ था स्टार्ट होने को, तब यहाँ पे ऐसे काम किया गया था और इस प्रिंसिपल को समझा गया था कि ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो ऐसे काम करता। तो यहाँ से क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है डेवलप हुआ और बाद में पेपर क्रोमेटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुआ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुआ एंड देयर आर मेनी अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। इफ़ यू वांट वीडियोस ऑन सच टेक्निक do comment in the do comment so that I'll come back with those videos also. So let's see on the next slide what is there. So as यू हैव सीन द टॉपिक गैस क्रोमेटोग्राफी, तो आज के इस सेशन में हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन देखा है, बट बेसिकली ये जो वीडियो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है, तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी है क्या। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट वेपराइज द सैम्पल मिक्सचर्स इनटू गैसियस कंपाउंड्स एंड सेपरेट दैम बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड and their differential adsorption on the porous solid or liquid support। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हमारे पास दो फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस जो होता है उसे हम मोबाइल फेस कहते हैं और दूसरा जो फेस होता है हमारे पास उसे हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। और जो हमारा कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है उसका सेपरेशन इन दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का जो कंसेप्ट है, गैस क्रोमेटोग्राफी के कंसेप्ट में क्या होता है, हमारा जो सैंपल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वो हम इनिशियली सॉलिड फॉर्म में होता भी है तो हम उसे लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर से चेंज करते हैं। लिक्विड फॉर्म में हम उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बाद में उस लिक्विड फॉर्म में जो हमारा एनालाइट होता है उसको हम जब इंस्ट्रूमेंट में इंजेक्ट करते हैं तो वो वेपराइज हो जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट में इंजेक्ट करने के बाद उसे हीट दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर जिसे हमें एनालाइज करना होता है वो वेपराइज हो जाता है और वो धीरे धीरे आगे कैरियर गैस के साथ मूव करता है जीसी कॉलम में और वहाँ पे उसका सेपरेशन होता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स वो सारे मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। तो इस बात को हम आगे वाले स्लाइड्स में और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ लो मॉलिकुलर वेट एंड वोलेटाइल कंपाउंड। तो गैस क्रोमेटोग्राफी की जो खासियत है वो क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है वो हम लो मॉलिकुलर वेट वाले कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करते हैं इससे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो कंपाउंड वोलेटाइल होता है, उसको सेपरेट करने के लिए ये जो टेक्निक है वो यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वाइडली एप्लीकेबल इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज फॉरेंसिक साइंस, फूड, environmental testing, pharmaceutical industries, pesticide residue analysis and fragrance and petroleum industries। तो दोस्तों ये जो क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है, गैस क्रोमेटोग्राफी ही नहीं बाकी सारे क्रोमेटोग्राफी के जो टेक्निक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, आयन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड TLC, ऑल दिस टेक्निक्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल ये जो सारी टेक्निक्स है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन इंडस्ट्रीज़ के नाम मैंने बता दिया आपको कि फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक। अभी फॉरेंसिक साइंस में बात करें तो फॉरेंसिक साइंस में कैसे यूज़ होता होगा गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्लड के जो सैंपल्स होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा, वाटर कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, WBC, RBC, all these things we need to separate and we try to find out how much is present and what is present. If there is any defect in those separated component we come to know by this technique। So ये जो टेक्निक है वो फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है बॉडी फ्लूइड्स को सेपरेट करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए और पता लगाने के लिए कि WBC कितना है, एंड
और प्लाज्मा कितना है, ये सारी बातें हमें पता लगाने के लिए जो गैस क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। वैसे ही एनवायरमेंटल टेस्टिंग में एयर की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर की टेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर में इफ़ इट इज़ देयर एनी impurities in the water sample, for example if it is metal in the water sample, so we will use the ICP MSMS technique for analyzing those samples. And gas chromatography is also used in pharmaceutical industries. It has a wide use in food industries for analyzing the pesticide residue in food products and in agricultural products as well as the ready to eat products. And it also used in fragrances and petroleum industries. So let's see what is on the next slide. So here we are going to discuss the principle of GC. तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि GC का जो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है वो कौन से प्रिंसिपल पे एग्जैक्टली काम करता है, कैसे काम करता है, अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। GC is also known as gas solid or gas liquid partition chromatography due to the distribution of compounds between the solid or liquid stationary phases in a column and in gaseous mobile phase. तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है गैस सॉलिड और गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हमें एग्जैक्टली ये पता कैसे चलेगा कि हम GC में गैस सॉलिड यूज़ कर रहे हैं टेक्निक या फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, हमारा जो कॉलम होता है GC का जो कॉलम होता है उसका जो इंटरनल कोटिंग होता है, फिल्म जो होता है इंटरनल कोटिंग जिसे हम फिल्म बोलते हैं, जो ट्यूब के इनर पार्ट पे कोट किया जाता है, अगर वह इंटरनल कोटिंग जिसे हम स्टेशनरी फेस भी कहते हैं, अगर स्टेशनरी फेस लिक्विड होगा तो हम उसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, और अगर स्टेशनरी फेस सॉलिड होगा तो हम उसे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। और जो हमारा एनालाइट, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एनालाइट का जो सेपरेशन होता है वो इसी स्टेशनरी फेस पे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द सैंपल मिक्सचर इज इंजेक्टेड, वेपोराइज्ड एंड फ्लोज इनटू द थर्मली कंट्रोल्ड कॉलम बाय एन इनर्ट गैसेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, जो हमारा सैंपल होता है जिसमें हमें एनालाइट का पता लगाना होता है एग्जैक्टली है क्या उसके अंदर और कितना है, उसे हम इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्टर पोर्ट में। गैस क्रोमेटोग्राफी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस वहाँ पे एक इंजेक्टर पोर्ट होता है, उसमें हम इस सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। आगे हम देखेंगे इंजेक्टर पोर्ट के बारे में डिटेल में, फ़िलहाल हम इतना समझते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट हो गया है। इंजेक्टर पोर्ट में होता क्या है, सैंपल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। इंजेक्टर पोर्ट में हीटर लगा होता है जो क्या करता है, सैंपल जो हीटर जो लगा होता है उसका टेम्परेचर हम जैसे प्रोग्राम करते हैं वैसे वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे इंजेक्टर पोर्ट को हम इनलेट बोलते हैं, इनलेट के अगर टेम्परेचर को हम प्रोग्राम करते हैं कि अगर वो 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और वो 240 डिग्री तक जाता है, तो हमारे ऊपर है कि हमारे सैंपल के ऊपर है कि हम उसे कैसे रखते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सैंपल के अंदर प्रेजेंट एनालाइट जो होते हैं, हर एक एनालाइट का हमें मालूम है कि हर एक सब्सटेंस का एक अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे एनालाइट का बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है वैसे ही वो जो एनालाइट होता है सैंपल का वो क्या होता है, वेपराइज होना शुरू हो जाता है। और वो जैसे ही वेपराइज होता है वो हीलियम गैस का जो हमारा हीलियम गैस जो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम हीलियम गैस को एज अ मोबाइल फेस यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूसली सिस्टम में फ्लो होता रहता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही हमारा सैंपल, जैसे ही हमारा एनालाइट बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होता है, वो वेपराइज होता है, वैसे ही वो मोबाइल फेस के साथ आगे बढ़ता है और कॉलम में एंटर करता है। कॉलम में एंटर करता है तो वहाँ पे उसका स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन होता है और वहाँ पे उसका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनलेट है वो थर्मली कंट्रोल्ड है और इनर्ट गैस के साथ हमारे एनालाइट को लेके आगे बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे के पॉइंट में क्या लिखा है। द सैंपल कंपाउंड्स कैन interact with the stationary phase through various intermolecular forces such as van der Waals forces and dipole-dipole interaction forces। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है, जैसे ही हमारा इंटरेस्ट ऑफ एनालाइट का बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है वो वेपराइज होता है और स्टेशनरी फेस के साथ मतलब हीलियम गैस के साथ आगे कॉलम में आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है उसका स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस एंड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस काम करता है एनालाइट के साथ, जिससे वो थोड़ा टाइम तक
जितना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड वैंडर वाल फोर्सेस का इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा टाइम जो हमारा एनालाइट है वो उतना ज़्यादा टाइम तक रिटेन करेगा हमारे कॉलम में, और वैसे ही उसका सेपरेशन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे के स्लाइड्स में क्या है। तो दोस्तों आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। प्रिंसिपल जीसी का जो प्रिंसिपल है और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सम कंपाउंड्स टेंड्स टू इंटरैक्ट मोस्ट स्ट्रांगली ड्यू टू देयर पोलैरिटी, thereby resulting in high concentration in stationary phase than in the mobile phase। तो कोई कोई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाई पोलार होते हैं, या फिर जो स्टेशनरी फेज का जो कंपोजिशन होता है उसके कंपोजिशन से उसका कंपोजिशन एनालाइट का कंपोजिशन मैच होता है। जब भी उसका प्रॉपर्टी मैच होता है स्टेशनरी फेज के प्रॉपर्टी से, तो वो ज़्यादा टाइम रिटेन रहता है स्टेशनरी फेज में, और इसके बेसिस और वो मोबाइल फेज के साथ आगे नहीं बढ़ता। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स का सेपरेशन हो जाता है एनालिटिकल कॉलम में, जीसी कॉलम में। सो एज अ रिजल्ट दिस कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली रिटेन्ड इन द कॉलम एंड हैव लॉन्गर रिटेंशन टाइम कंपेयर टू द कंपाउंड्स ऑफ वीकर इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। तो जिस हमारे जो सैंपल में जितने भी एनालाइट है जिसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो ज़्यादा टाइम तक हमारे गैस जीसी कॉलम में रिटेन करेगा, और वो बाद में वो लास्ट में सेपरेट होकर निकलेगा। और जिसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कम होगा, वो फटाफट कॉलम से बाहर इल्यूट होकर बाहर आ जाएगा, उसका रिटेंशन टाइम कम होगा एज़ कम्पेयर टू दोज मॉलिक्यूल विच आर स्टेइंग फॉर लॉन्गर इन द जीसी कॉलम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एज टाइम पासेस विथ continual flow of inert gas and thermally controlled column, the variations in the partition coefficient of the compounds results in the separation of compounds of the mixture। तो जैसे जिस एनालाइट का रिटेंशन, जो एनालाइट ज़्यादा टाइम तक कॉलम के अंदर रहेगा, ज़्यादा कॉलम में रिटेन करेगा, उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, वो बाद में कॉलम से बाहर आएगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कितना होता है किस एनालाइट का स्टेशनरी फेज के साथ, उसके आधार पे एनालिटिकल जो एनालाइट्स होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, द सेपरेटेड कंपाउंड्स सब्सिक्वेंटली इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम एंड गेट्स डिटेक्टेड। और जैसे जैसे एनालाइट सेपरेट होकर कॉलम से बाहर आते हैं, वो एमएस में एंटर करते हैं, डिटेक्टर के आयन सोर्स में एंटर करते हैं, आयन सोर्स में उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, और वो उसके आगे डिटेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको एमएस डिटेक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे के स्लाइड्स में क्या है। तो यहाँ पे आगे के स्लाइड में जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ओवरव्यू है गैस क्रोमेटोग्राफी का, कि एग्जैक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी शॉर्ट में यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया है कि एग्जैक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ग्रीन कलर का सिलेंडर देख रहे हैं। इस ग्रीन कलर के सिलेंडर में हमारा कैरियर गैस भरा है, कैरियर गैस फील्ड है। कैरियर गैस का प्रॉपर्टी क्या है, कैरियर गैस जो है वो हाईली प्योर होता है, और ये जो गैस है वो इनर्ट गैस होता है। ये इनर्ट गैस इसलिए होता है ताकि ये हमारे जो इंटरेस्ट ऑफ एनालाइट है मिक्सचर के अंदर उसके साथ रिएक्ट ना करें और कुछ नया कंपाउंड ना बनाए। तो हमें जो कंपाउंड एनालाइज करना है हमें वही कंपाउंड मिले। इसके लिए यहाँ पे हमारा कैरियर गैस है, कैरियर गैस फ्लो होता है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोलर दिया है, यहाँ पे हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं जीसी का जो सिस्टम है, ये जो स्क्वायर पार्ट में आपको दिख रहा है ये जीसी सिस्टम है। जीसी सिस्टम में ऊपर एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है जहाँ पे इंजेक्टर पोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारा ऑटो सैम्पलर होता है वो सैंपल को सीरिंज में लेके यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है। जब हमारा सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है, जब हमारा सैंपल यहाँ पे हमारा सैंपल जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, और यहाँ से हमारा सैंपल एंटर करता है कॉलम में। ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा कॉलम है। यहाँ पे जब हमारा सैंपल एंटर करता है, यहाँ पे जैसे ही सैंपल इंजेक्टर पोर्ट में एंटर करता है, वहाँ पे कैरियर गैस के साथ वो कैरियर गैस के फ्लो के साथ कॉलम में आगे बढ़ता है, और वो उसका जैसा ही इंटरेक्शन होता है स्टेशनरी फेज के साथ, वो वैसे वैसे आगे बढ़ता है, और फाइनली वो क्या होता है, आगे इल्यूट हो जाता है, यहाँ पे डिटेक्टर में आता है, और डिटेक्टर क्या करता है,
डिटेक्टर जो होता है एनालाइट केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके हमें जो है रिज़ल्ट जो है पीक के फॉर्म में रिकॉर्ड करके बता देता है। तो यहाँ पे हमें ये सारी बातें समझ में आई है कि गैस क्रोमेटोग्राफी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों गैस जीसी कैरियर गैस के फॉर्म में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, और ये जीसी पैनल्स जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट रूम में ही लगे होते हैं, जिससे हम उसे मॉनिटर कर सके कंटिन्यूसली जो हमारा फ़्लो है वो मेंटेन है कि नहीं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। क्योंकि अगर हमारा फ़्लो एग्जैक्टली मेंटेन नहीं होगा तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जीसी कैरियर गैस जो यूज़ करते हैं मोस्टली जो है हीलियम गैस यूज़ करते हैं, आर्गन यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे गैसेस दिए, बट मोस्टली जो हम गैस यूज़ करते हैं जीसी में वो हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट एफआईडी है तो हम जीरो एयर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में फ्लेम को बर्न करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो एज अ फ्यूल यूज़ करता है, और उसके सपोर्ट में हमें जीरो एयर चाहिए हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए। और एफआईडी में भी बाकी अदर गैस क्रोमेटोग्राफी की तरह कैरियर गैस जो होता है वो हीलियम ही होता है, और साथ में हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं हीलियम क्वेंचिंग के लिए। तो ये सारी जो गैसेस है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंजेक्टर पोर्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इंजेक्टर पोर्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सीरिंज दिखाई दे रहा है, सबसे टॉप पे सीरिंज बैरल है। सीरिंज बैरल का काम क्या होता है, वो सैंपल को सीरिंज में लेके जो हमारा इंजेक्टर पोर्ट होता है उसमें उसे इंजेक्ट कर देता है। एक बार जब हमारा सैंपल इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट हो जाता है तो इंजेक्टर पोर्ट जो होता है वो सब इनर पार्ट ऑफ द इंजेक्टर पोर्ट इज made up of glass which we called as liner. So our sample get injected into the liner and what happens, कैरियर गैस का जो फ्लो होता है उसके साथ जो होता उसके साथ वो आगे बढ़ता है। उसके पहले आगे बढ़ने के पहले क्या होता है, जो हमारा इंजेक्टर पोर्ट होता है, यहाँ पे रेड कलर के आपको दो स्क्वायर दिख रहे होंगे, वो हमें बताते हैं कि जो हमारा जो इंजेक्टर पोर्ट है वो वहाँ पे हीटर लगा हुआ है। इंजेक्टर पोर्ट को हम हीट करते हैं कंटिन्यूसली। हमारा सैंपल अभी भी इंजेक्टर पोर्ट में ही है। अभी हमारा सैंपल फॉर एग्जाम्पल हमारे इंजेक्टर पोर्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 70, 75 एंड 80। ऐसे हमारा जो सैंपल इंजेक्टर पोर्ट का टेम्परेचर है वो हम एक्सटर्नली उसको हीट करके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करने से होता है क्या, जो हमारे सैंपल के अंदर जो एनालाइट प्रेजेंट होते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, हर एक एनालाइट का अपना एक अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे हम 60 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी एनालाइट का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है तो वो वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज होकर वो कैरियर गैस के साथ आगे बढ़ जाएगा। और वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एनालाइट जो है वेपराइज होते हैं और वो कैरियर गैस के साथ जीसी कॉलम में एंटर करते हैं, और अपने एफिनिटी जैसा होता है एनालाइट्स का जीसी के स्टेशनरी फेज के साथ, वैसे उनका रिटेंशन टाइम जितना ज़्यादा एफिनिटी होगा उतना ज़्यादा रिटेंशन टाइम होगा, और उतना ही लेट वो जीसी कॉलम से बाहर इल्यूट होगा और फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा डिटेक्टर से। तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। तो आगे की स्लाइड में यहाँ पे कुछ जीसी कॉलम आपको दिखाया गया है। ये पहला जो जीसी कॉलम है वाइट कलर में आपको दिख रहा है, एंड देन सेकंड वाला इस ब्राउन आपको जो दिख रहा है। ये जो है वो बहुत पहले यूज़ करते थे, अभी भी किसी किसी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला कॉलम है, ये जो थर्ड वाला ब्राउन कॉलम आपको दिख रहा है, ये कॉलम सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बेटर सेपरेशन और अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये जो कॉलम है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम गैस क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेपरेट करने के साथ साथ ये जो टेक्निक है गैस क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है वो उसे हम अगर एमएस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हाइफनेट कर देते हैं, तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है और हमें बता भी देता है कि वो एग्जैक्टली कितना प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी का ओवरऑल टेक्निक है वो सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ ये कंपाउंड के क्वांटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे हम लोग लिपिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। ये जस्ट थोड़े से एग्जांपल है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। वैसे इसका स्कोप जो है बहुत वास्ट है, हम लोग बहुत सारे सैंपल को सेपरेट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सेकेंड इज सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन यूरिन बाय GCMS फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। तो जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल जो फील्ड में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी सेपरेट करता है और आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया यूरिन का, यूरिन में अमाइनो एसिड को ये सेपरेट करता है और आइडेंटिफाई कर सकता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में फॉर एग्जांपल ब्लड में कितना ड्रग डिजॉल्व हुआ है। अगर किसी पेशेंट ने कल कोई मेडिसिन ली है तो उसके ब्लड में आज अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके ब्लड में वो मेडिसिन का कितना इफेक्ट है, कितना मेडिसिन डिजॉल्व हुआ है, कितना मेडिसिन उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। ये सारी बातें हम पता करने के लिए भी GC का गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। साथ ही हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में भी हम पता लगाते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट होता है किसी के साथ, कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनहेल कर लेता है और उसकी वजह से डेथ हो जाता है, तो जो फॉरेंसिक साइंस के जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स को एज अ सैंपल यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि उसने उस विक्टिम ने कौन सा ड्रग लिया था, उसे वो सेपरेट करके आइडेंटिफाई करते हैं और फाइनली हमें CID को या फिर पुलिस को ये रिज़ल्ट बता देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है उसका किस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से डेथ हुआ है। तो ये सारी बातें पता लगाने के लिए हमें ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ ही जो गैस क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है वो पेस्टिसाइड्स को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सॉइल्स में, वाटर में एंड फूड के सैंपल्स में, फूड में जो है हम पेस्टिसाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड जो है फार्मर ने यूज़ किया था ड्यूरिंग हिज फार्मिंग, कौन सा पेस्टिसाइड उसने यूज़ किया था ये हम पता लगा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया था ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो मैजिक है गैस क्रोमेटोग्राफी का बहुत ही यूनिक है इन सारी बातों को समझने के लिए। साथ ही फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ब्लड एंड यूरिन अल्कोहल लेवल बाय यूजिंग PEG SP इन GC। तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि ब्लड सैंपल को, यूरिन सैंपल को, ये सारे सैंपल्स को मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड जो होते हैं वो सारे सैंपल को हम एनालाइज कर सकते हैं GC के हेल्प से और पता लगा सकते हैं कि किसी बंदे की अगर डेथ हुई है तो कैसे हुई है, किसी बंदे का अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो उसके ब्लड का सैंपल एनालाइज करके पता लगाते हैं कि उसके ब्लड का जो क्या ब्लड में क्या कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से उसका कंडीशन क्रिटिकल है। साथ ही GC कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई नाइट्रो कंपाउंड्स इन ट्रेस क्वांटिटीज़ में हम नाइट्रो कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of gas chromatographic technique. So these all are the magic of gas chromatographic technique. By using the GC technique we can identify many things as you have seen till now. So दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल का नाम है सूरज सोनी एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अगेन।